पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान है वो है डॉक्टर रुचि। डॉक्टर रुचि एक गायनोकोलॉजिस्ट है। आज के इस पॉडकास्ट पर हमने बात किया है उनसे कि सिजेरियन डिलीवरी किन किन कारणों से होती है, क्या दिक्कतें आती है जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है, एचआईवी के बाद आखिर कौन सी ऐसी और बीमारी है जो सेक्स के माध्यम से फैलती है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बातें की है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचि जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है रुचि मैम आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक मैम आप एक गायनोकोलॉजिस्ट है यू। और कई सारे पेशेंट्स को देखते हैं और एक सवाल बार बार सभी के दिमाग में आता है, अक्सर सोसाइटी में ये बात भी है कि सजेरियन जो डिलीवरी होती है वो सही नहीं होती। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो है जानबूझकर सजेरियन के लिए बोलते हैं कि आपको सजेरियन करना चाहिए। तो मैं आपको यही एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सजेरियन जो डिलीवरी है वो किन कारणों से होती है, आखिर क्या परेशानी आती है कि सिजेरियन डिलीवरी जो है वो करनी पड़ती है। देखिए, दो तरह के सिज़ेरियन होते हैं। एक होते हैं इलेक्टिव सिज़ेरियन, ठीक जी। है? यानी कि कई कंडीशंस ऐसी होती हैं प्रेगनेंसी में जिसमें हम ट्रायल देते ही नहीं हैं। हम सीधे सिज़ेरियन के लिए बोलते हैं। उल्टा बच्चा है, आड़ा बच्चा है, अवलनान नीचे है और कई सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें हम ट्रायल नहीं दे सकते। माँ और बच्चे की लाइफ को रिस्क होता है ना? तो उसको हम बोलते हैं इलेक्टिव सिज़ेरियन। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर अचानक बच्चे की धड़कन खराब हो जाए या जैसे हम चाहते हैं रास्ता नहीं खुले ठीक से और बच्चा नीचे ना आ रहा हो, ऐसे और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें हमें इमरजेंसी में सिज़ेरियन करना पड़ता है, ठीक है? तो सिज़ेरियन बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब सिज़ेरियन करने में कोई परेशानी नहीं है जब तक कि माँ बच्चा, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है? एक प्रेगनेंसी का गोल ये होता है कि 9 मंथ्स हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करें और फिर अंत में एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा हमें मिले, है जी। ना? तो अगर उसको फुलफिल करने के लिए हमें सिज़ेरियन करना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता फिर वो गलत है ना? ओके। तो फिर जो नॉर्मल डिलीवरी अगर करनी हम्म। चाहिए तो एज ए गायनोकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे या क्या टिप्स आप बताना चाहेंगी जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हो सारे टेस्ट कराइए। अपना जो कंडीशन है वो एकदम परफेक्ट रखिए, यानी कि आपको बीपी शुगर थायराइड ना हो, एक अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, है ना? उसके साथ में जो भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स हम देते हैं वो लीजिए। फिर अगर इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन होती भी है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन से, है ना? फिर प्लस इसके अलावा आप जो कर सकते हैं घर पे, एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन जाए। एक्टिव रह सकते हैं जिससे पेल्विस आराम से खुले और बच्चा जो हो एंगेज हो, है ना? एक्टिव रहने से भी जो है और एक्सरसाइजेस से भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक? ओके। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगी जिससे कि जो मतलब महिलाएं घर में ही कर सके कि कम से कम इस तरह की दो चार एक्सरसाइज हम्म, आपको जरूर करनी चाहिए, आपके हम्म, लिए फायदा होगा। अच्छा। एक तो है स्क्वैट्स कर सकते हैं आप, स्क्वायर ठीक को है? थोड़ा हाँ। हिंदी में बताएं कैसे। अ, जैसे हम पोछा लगाते हैं ना अच्छा बैठ अच्छा, के, ओके। उस तरह उसको स्क्वैट्स बोलते हैं, ठीक ओके है? ओके। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप अगर कोई ट्रेनर या जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे वीडियो होते हैं जो जी अच्छे से, जो लोग जानते हैं इसके बारे में कैसे करना चाहिए, जी। उनसे सीख के फिर करें तो हमेशा बेहतर होता है। ओके। क्योंकि आप एक्सरसाइज करें और अपने आप को इंजर कर लें या गलत तरीके से कर लें और उससे आपका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाए, है ना? तो ये नहीं करना चाहिए। हमेशा अंडर गाइडेंस प्लस एक्सरसाइजेस हर केस में एडवाइस, जैसे मैंने भी बताया आपको, अगर अवलनाल नीचे है तो मैं नहीं बोलूँगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए, है ना? ओके। तो हमेशा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में उनसे पूछ के ही, अगर आप एक्सरसाइज करें तो उनसे पूछ के ही करें। तो हेल्दी बेबी के लिए क्या टिप्स होंगे आपके। हेल्दी बेबी के लिए, एक तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उससे पहले आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, ठीक है? 3 महीने पहले से, ताकि जो अंडा बने वो हेल्दी हो, उसके बाद जो बच्चा आप कंसीव करें वो हेल्दी रहे, ठीक है? पहले के 3 महीने वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आप खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़ चना, नारियल पानी, दूध दही पनीर, है ना? फल जो भी मौसम के आ रहे हैं वो सब खाएंगे तो आपको विटामिन और प्रोटीन की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत कम से कम रहेगी, है ना? और बहुत सारी जो, जैसे हम बीपी जो बढ़ता है प्रेगनेंसी में उसकी रिस्क कम कर सकते हैं हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ में, ऐसे सब चीज़ों से ये हम रोक सकते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी अल्टीमेटली होने के गोल भी बढ़ जाते हैं और आपका बच्चा हेल्दी रहता है प्लस एक्टिव। हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत मिथ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप चलना फिरना बंद कर दो, एक्सरसाइज बंद कर दो, आप बिल्कुल उसके बाद ना कम से कम काम कीजिए, जबकि ये गलत है, ठीक है? जो जितने भी
स्टडीज़ हैं, जो भी डाटा है उसमें कहीं पर भी एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं किया गया। यहाँ तक कि आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि हम ट्रेडमिल भी कर सकते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद। ठीक है, तो ये सब करने से आपका ऑक्सीजनेशन बेटर होता है, हॉर्मोन्स बेटर होते हैं, एक एक्टिव बॉडी जो होती है वो अच्छी बॉडी होती है ना, रादर देन कि एक बॉडी जिसमें फैट इकट्ठा हो रहा है, हम खाते जा रहे हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इंडिया में हम बहुत सारा घी खाते हैं, उससे सोचते हैं कि बच्चा बहुत हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। वो घी जाके आपके पेट में जम जाता है और आपको बीपी, शुगर, थायराइड ये सब चीज़ें देता है। ठीक है, जो आपके बच्चे पे बुरा असर कर सकती हैं। तो तो मतलब घी नहीं खाना चाहिए कहने का खाना मतलब। चाहिए, ओके। लेकिन एक मात्रा होती है। ओके। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में। किस तरह का फैट आप ले रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हर फैट हेल्दी नहीं होता। ठीक ओके। है, तो इसलिए आप क्या ले रहे हैं वो अपने, जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिले उनसे अपने सारे क्वेश्चंस, ये जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनसे पूछिए कि मैं क्या खाऊं, कौन सा घी खा सकती हूँ, कितना खा सकती हूँ। हर प्रेगनेंसी के हर 3 महीने में अलग अलग नीड्स होती हैं। कितनी किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, उसके हिसाब से मुझे कितनी एक्स्ट्रा चपाती खानी चाहिए, या मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए, वो सब आपकी गायनी आपको बताएंगी। ठीक है। ओके। अभी आपने थोड़ा एक्सरसाइज की बातें की है। हम्म, अक्सर क्या होता है, हमने वो देखा है कि अक्सर गांव में भी हम्म, महिलाओं को बताया जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट है तो आपको सीढ़ियाँ बहुत कम चढ़ना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप ये सीढ़ियाँ चढ़ सकते तो हो। ये थोड़ा बताइए, मतलब ऐसा क्यों होता है, या कितना कितने महीने तक आपको चढ़ना चाहिए फिर बंद कर देना चाहिए? सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अवलनाल नीचे हो, कोई ब्लीडिंग आपको हो रखी हो, है ना, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हम बिल्कुल बेड रेस्ट बताते हैं। उसके अलावा आप हर ट्राइमेस्टर में, यानी कि पूरे 9 महीने, आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ और उतर सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि आप कोई इंजरी ना हो जाए, मतलब आराम से चढ़िए, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो आराम से कीजिए कि कोई आपको इंजरी ना हो जाए। दैट्स द ओनली थिंग। ओके। है ना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातें कर रहे थे फोलिक एसिड को लेकर के, हम्म, और ये बहुत सुना है, खासकर हम्म, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं इनको फोलिक एसिड लेना चाहिए। आपने बोला कि 3 महीने तक लेना चाहिए। फोलिक एसिड का बारे में थोड़ा बताइए, क्यों जरूरी है ये महिलाओं के लिए, उससे क्या बहुत असर अच्छा, पड़ता है? बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं वो सब यूजुअली 3 महीने बाद आती हैं। हम्म। उसके बाद फॉलिक एसिड का कोई रोल नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसलिए आइडियली जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आज मैं सोच रही हूँ कंसीव करने के लिए, तो पहली चीज़ मुझे फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए। वो जिस दिन आप कंसीव करोगे उससे 3 महीने पहले उसको आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, ओके। ताकि फॉलिक एसिड जो होता है वो अंडे की और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एक हेल्दी अंडा जो होता है वो अल्टीमेटली एक हेल्दी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो ओवर आउटकम जो हमें मिलता है वो। तो इसलिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फॉलिक एसिड का रोल खून बढ़ाने के लिए भी है, जो बाद में अगर हम जो थोड़ा बहुत आयरन के साथ फॉलिक एसिड देते हैं, दैट इज फॉर टू ट्रीट योर अनीमिया। ओके, मतलब उसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कोई कैसे? दिक्कत नहीं है, ओके। सप्लीमेंट है, ओके। बिल्कुल लेना चाहिए। ओके। अभी पीरियड्स को लेके थोड़ा बातें करते हैं। और पीरियड्स में अक्सर मैंने सुना है, और बहुत सारे केस भी ऐसे आते हैं कि मतलब पीरियड्स बिगड़ गए या डेट्स हम्म, आगे पीछे हो गई। तो हम्म। पीरियड्स बिगड़ने का क्या प्रेगनेंसी से कोई संबंध है, और किन कारणों से अक्सर महिलाओं के पीरियड्स जो है वो इरेगुलेट हो जाते हैं? अच्छा देखिए, पहले पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो जाते हैं, है जी। ना, ये समझते हैं। पीरियड्स इरेगुलर अगर कुछ थोड़े समय के लिए एक दो पीरियड्स ऐसे हुए हैं, तो बहुत कॉमनली ये भी होता है कि जो हमारा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है, या डाइट, लाइफस्टाइल, है ना, इन सब चीज़ों से भी हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है एक कॉमन चीज़। उसके अलावा बहुत सारे और रीजंस होते हैं जो हम कॉमनली देखते हैं। पीसीओडी बहुत कॉमन है आजकल, है ना, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक भी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे और रीजंस है। फिर पीरियड्स जो इरेगुलर हैं उनके लिए आप जब अपने गायनी के पास जाएंगे तो वो आपको शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये कुछ रूटीन टेस्ट हैं, और अल्ट्रासाउंड, है ना, जो देंगे। उससे फिर आप जान सकते हैं कि क्या रीज़न है आपके पीरियड्स इरेगुलर होने का। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो आजकल जो बहुत कॉमन है वो पीसीओडी है। पीसीओडी होता है जिसमें मोटापा चढ़ता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब प्रेगनेंसी में क्या इरेगुलर पीरियड्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? यस, क्योंकि जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं हमारे, तो उस समय अंडा ठीक से नहीं बन पाता है, या अंडा नहीं बनता है, फटता नहीं है अंडा। जब अंडा नहीं फटेगा तो प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है ना। उनको बोलते हैं हम एनोव्यूलेटरी साइकिल्स, तो वो भी एक कॉज है। अच्छा, एक और चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमनली महिलाएं आईपिल यूज़ करती हैं, हम्म। उसकी वजह से भी, या हार्मोन्स इरेगुलरली बीच बीच में लेने की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे रीजंस होते हैं, प्लस आपके पीरियड जब रेगुलर रहेंगे तभी आप कंसीव कर पाओगे। ओके। अच्छा, ये जब भी आईपीएल की हम लोगों ने बातें की,
आईपीएल के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या ये कितना डेंजर हो सकता है? और एक महिला मान लीजिए वो हर 2 महीने में 1 महीने में अगर उसको वो हम्म, प्रेग्नेंट हो रही है गलती से और हम्म। फिर वो खा रही है, क्या ये ठीक है, सही है या नहीं करना चाहिए? पहली बात, आपने भी जो अभी किया ना, ये मोस्टली महिलाएं जो होती हैं यही करती हैं। आईपिल और एमटीपी पिल दो अलग चीजें हैं, तो दोनों में डिफरेंस बताइए अलग क्या? हैं। ठीक है। आईपिल होता है अगर हम असुरक्षित संभोग करें, हम्म, उसके 72 घंटे के अंदर अगर हम वो पिल खा लेते हैं, हम्म, तो आपका कंसीव होने से आप बच सकते हैं, ठीक है। वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है, रूटीन नहीं है कि हमें हर हर महीने नहीं खाना है उसको, ठीक है। वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है। रूटीनली और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप अपने गायनी से मिलके समझ सकते हैं कि कैसे लेना होता है, कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं, या कॉपर टी वगैरह, ठीक है। दूसरा होता है एम्प्टी पिपिल। एम्प्टी पिपिल होता है जब बच्चा ऑलरेडी गर्भ में आ चुका है, अब उस बच्चे को गिराने के लिए जो पिल्स यूज होती हैं उनको एमटीपी पिल कहते हैं, ठीक है। लेकिन एमटीपी पिल का भी बहुत रैम्पेंटली गलत इस्तेमाल होता है ना। बहुत सारी महिलाओं को वो केमिस्ट से खा लेती हैं, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं पता है कि किस तरह से उसको लिया जाता है ना। तो एक तो जब भी आप एमटीपी पिल लें, एक अल्ट्रासाउंड पहले कराएं, देखने के लिए बच्चा ट्यूब वगैरह में तो नहीं है, बच्चे की साइज कितनी है। अगर वो बच्चा 7 हफ्ते से छोटा है तो बिल्कुल एमटीपी पिल से गिराया जा सकता है ना। लेकिन ये सब अंडर सुपरविजन होना चाहिए हमेशा। ऐसे नहीं कि केमिस्ट से लेके ये दवा खा लें बार बार। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने एमटीपी पिल खा रखा है और उन्हें पता ही नहीं, उनका पहले से हीमोग्लोबिन 8 था, अब उन्होंने एमटीपी पिल खा लिया, अब वो 6 पे आ गए हैं हीमोग्लोबिन, और अब उन्हें सांस की तकलीफ हो रही है, अब हम उन्हें खून चढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन में आप ना पड़े, इसलिए पहले एक गायन को दिखाएं, वो आपको देख के असेस करके आपको क्या दवाई देनी चाहिए वो देखेंगी, उसके बाद लीजिए। अच्छा, एमटीपी खाने से मान लीजिए हम्म, ब्लड का लॉस होता है। हाँ, ब्लीडिंग होती है ओके। ना। तो ब्लीडिंग अगर पहले से कोई जिसमें खून कम है उसमें ब्लीडिंग होना ज़्यादा बुरा हम्म। है ना। तो इसलिए हम देखते हैं पहले, अगर खून कम है तो हम नहीं देते हैं एंटीबायोटिक। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे आप टिप्स बता सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी हम्म, महिला का जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गया, हम्म, तो क्या वो घर पे कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कि उसके पीरियड ठीक हो जाए, मतलब शुरुआती तौर पे देखने के लिए, कहीं वैसे तो ना हो? हाँ। एक तो अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस है या फिजिकल टेंशन है, तो फिजिकल या मेंटल कोई भी स्ट्रेस है तो पहले उसको हटा के और फिर वो कोशिश कीजिए, है ना। दूसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आधा घंटा एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है ना, या फिर जुम्बा एरोबिक्स, किसी को डांस पसंद है तो वो आधा घंटा सिर्फ डांस कर लें। आधा घंटा एक्टिव एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करके देखें। साथ में अपना डाइट चेंज कीजिए, है ना। जो आप जंक फूड का खा रहे हैं उसको कम कीजिए, और थोड़ा सलाद, फल, पानी, इनका इंटेक बढ़ा के देखिए। ये सब चीज़ों से आप हो सकता है अचीव कर पाएँ कि रेगुलर साइकिल्स हो जाएँ, है ना। ओके। पर फिर भी मैं सलाह यही दूंगी कि जब ऐसे लंबे समय तक आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, हमेशा जाके गायनी को दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, और जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है ना, तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ओके। एक शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, वी हम्म, वॉश करते हैं, कुछ हम्म, महिलाएं यूज करती है, डब्बा आता है ये वी हम्म, वॉश का। और उसी के अपोजिट मैंने ये भी सुना है कि इस तरह हम्म, की चीजें आप अपनी वजाइना पे इस्तेमाल मत कीजिए, आपके हम्म, लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। हम्म। तो उसके पीछे थोड़ा सा बताइए, क्या यूज करना सही अच्छा, है कि नहीं? बताती हूँ मैं आपको। देखिए, वजाइना जो होती है ना, जैसे हम दही खाते हैं, घर में बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं, दही खाने से दस्त ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया हमारी आंतों में भी होता है, और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने से दस्त खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी वजाइना में भी बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया जो होता है, अगर आप उस पर केमिकल्स यूज करेंगे, साबुन, सेवलॉन, डेटॉल, या कोई भी वीट या कुछ भी, अगर आप उस पर यूज करते हैं वजाइना में, तो वो जो सेवलॉन या डिटॉल या साबुन है वो सारे बैक्टीरिया को मार देगा। वो नहीं समझता कौन सा मेरे लिए अच्छा है कौन सा खराब है। तो क्या होगा, आपका डिफेंस जो है, वो बैक्टीरिया आपका डिफेंस था बाहर के इन्फेक्शन के लिए, वो चला गया। हम्म। अब आपको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, तो आपको नुकसान होगा, है ना। ओके। तो इसलिए नहीं यूज करना चाहिए। अब रहा वी वॉश जैसी जी। चीजें, ये जो वॉशेज होते हैं, ये बेसिकली पीएच को चेंज करते हैं। हमारी वजाना का जो पीएच है, हम्म। वो अगर एसिडिक या अल्कलाइन इनमें चेंज होता है, जो जो पीएच होना चाहिए अगर उससे बदलाव होता है, तो हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए। तो वी वॉश एक तरह से हमें बचाता है उससे। लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं, उनमें लॉन्ग रन में कोई भी प्रूवन एफिकेसी नहीं आई है वी वॉश की। तो आप वी वॉश से धोएं या पानी से धोएं, इट इज़ सेम।
मतलब वी वॉश बहुत लंबे समय तक आपको हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, अगर उपयोग करते हैं, तो नुकसान कोई नहीं है। बस स्टडीज़ में ये आया है कि फ़ायदा शायद नहीं है, ओके। है ना? आ, जी अच्छा, मैम ये बताइए कि अक्सर क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है ना प्रेग्नेंट महिला की, तो कुछ दिन बाद उसका जो मोटापा है वो तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को। अच्छा, आपके घर में कोई कभी प्रेग्नेंट लेडी थी? जिन्हों न- अगर आपने उनकी डाइट देखी होगी ना, तो जी। आपको पता चलेगा। ओके। हम लोग उनको खूब सारे घी के लड्डू खिलाते हैं। हाँ। प्लस पहले जब कुछ सालों पहले तक महिलाएं बहुत सारे घरेलू काम करती थी, जिससे उनकी वो कैलोरीज जो थी वो पच जाती थी। ओ। अब हम उसके बनस्पत रेस्ट करते हैं हम्म। और खूब सारे लड्डू खाते हैं, जी। तो वो फैट कहाँ जाएगा? वो फैट यहीं आएगा। हाँ, ठीक है, प्लस अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो जी। आपके 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न होती है। जी। तब तो आप लड्डू खाते हैं तो जस्टिफाई हो जाता है। हम्म। बहुत सारे लोगों में परेशानी होती है, लैक्टेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता या वो नहीं करा पाती फीड अपने बच्चों को, तब वो कैलोरीज बर्न भी नहीं हो रही और आप एक्स्ट्रा खा भी रहे हो, हम्म। तो कहाँ जाएगा सारा मोटापा? ओके। है ना? ओके। तो फिर डिलीवरी से पहले या फिर मान लीजिए बच्चा प्लानिंग करने से पहले हम्म, मम्मी पापा वो दोनों को किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि उनकी प्लानिंग अच्छी हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जी। क्योंकि यूजुअली लोग कंसीव करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, हाँ। है ना? जी। पहले सोचना चाहिए। जी। पहली चीज जो हमने अभी डिस्कस किया था कि फॉलिक एसिड, जी। जब आप सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो आगे अगले एक दो साइकिल्स में, तो आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कीजिए, है हम्म। ना? वो बहुत अच्छी चीज है जो अच्छा। आपको आगे बहुत कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। दो, अपना एक रूटीन टेस्ट कराइए, शुगर, थायराइड, बीपी, इनमें से कुछ अगर आपको है और उसको हम समय रहते ठीक कर लें, तो जो प्रेगनेंसी होगी उसमें कम कॉम्प्लिकेशंस होंगी, है ना? सिंपल टेस्ट है, एक खून देख लेंगे कि खून ठीक है या नहीं है, क्योंकि एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मैं नहीं दे सकती, या उसके बाद मुझे वो जो बीमारियां आपकी हैं उसको ट्रीट करना मुश्किल होगा। तो जब हम कंसीव करें तब हम एकदम ऑप्टिमल स्टेट में हो। ऑप्टिमल क्या बोलते हैं हम? कि जब हमारा बेस्ट फॉर्म हो, है ना? मतलब हमें ना शुगर हो ना थायराइड हो, हमारी बॉडी एकदम एक्टिव हो, बढ़िया, हम्म। और जो डाइट है वो भी बढ़िया हो। तो जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय पे हेल्दी डाइट लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, जंक कम कीजिए, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लीजिए, प्लस गेट अ रूटीन टेस्ट ऑफ शुगर, थायराइड, बीपी, ऑल दीज थिंग्स, है ना? ओके। अभी क्या होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। आजकल लड़कियां भी सिगरेट अच्छे से पीती हैं। तो ये सुना है हमने कि ज़्यादा सिगरेट अगर महिलाएं पीती है तो उनको प्रेग्नेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अक्सर ये एक आम कंसर्न रहता है। हम्म, ये सही है या फिर ये मिथ है? ये 100% सही है। ओके। क्योंकि अगर मेल्स पीते हैं तब उनके शुक्राणु पे असर करता है, अगर हम्म। फीमेल्स पीती हैं तो उनके अंडा जो होता है उस पे असर करता है, अंडे पे असर करता है, जो बच्चेदानी का एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है सिगरेट के कारण। तो सिगरेट जो है वो बहुत बुरी है आपकी फर्टिलिटी के लिए। हम्म। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही है, पहले सिगरेट छोड़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप कंसेप्शन के लिए सोचिए। ओके। तो माँ बनने की अक्सर उम्र के बारे में बहुत बात होती है। पहले तो जो शादी होती थी वो 15 साल में हो जाती थी, 16 साल में हो जाती थी। अब जो है गवर्नमेंट ने उसको 21 साल आई थिंक जो है वो कर दिया है। तो एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे कि माँ बनने की एक सही उम्र क्या है और लास्ट उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, आइडियल तो है 20 से 35 के बीच में। ओके। ठीक है, 35 के बाद जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, हर साल हमारी इनफर्टिलिटी, जो अंडे की क्वालिटी है वो गिरती जाती है ना? और एक्सपोनेंशियली जो चेंज होता है वो 35 के बाद होता है। उसके पहले भी कम होती है विद एज, बट 35 के बाद एकदम से उसमें गिरावट आती है। तो आप अगर कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, अगर कर सकते हैं तो 35 के पहले प्लान कीजिए। पर कोई लास्ट एज नहीं है कि मैं इस तक कंसीव करूंगी, है ना? अगर आप आगे कंसीव करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे में अनोमलीज जो होती हैं, मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी ठीक से ना बनना, डाउन सिंड्रोम का अगर आपने नाम सुना है, तो डाउन सिंड्रोम जैसे और भी कई जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो बच्चे में होने की रिस्क एज के साथ बढ़ती जाती है। तो अगर 35 तक कंसीव कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। उसके आगे अगर कंसीव कर रहे हैं तो अगेन फॉलिक एसिड खाइए, वो आपको डाउन सिंड्रोम से भी बचाएगा। ठीक है, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके जो भी टेस्ट होते हैं बच्चे में बनावटी खराबियों के लिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो करवाइए, ताकि अगर हो भी अगर कोई अनोमली तो जल्दी डिटेक्ट हो जाए, ओके। है ना? हम अक्सर एक बहुत डेंजर बीमारी है HIV एड्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो HIV अगर मान लीजिए मम्मी पापा को HIV है हम्म, और वो बच्चा प्लानिंग करना चाहते हैं, हम्म,
तो ये डर होता है कि कहीं बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव ना हो, उसकी भी लाइफ खराब हो जाएगी। हम्म। तो कितने चांसेस है, क्या उनको बच्चा प्लानिंग करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा एचआईवी पॉजिटिव ना हो? देखिए, अगर माँ और पिता दोनों को एचआईवी है जी। और वो अपना इलाज करा रहे हैं, तो चांसेस एज लो एज 2% होता है ओके। कंसीव कंसीव मतलब बच्चे माँ से बच्चे में जाने का। पेरेंटल ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको हम। जी। खून से जाता है ना। जी। तो जब डिलीवरी होती है उस समय बहुत हल्का सा रिस्क होता है कि माँ से बच्चे को, जो 2% रिस्क होता है। लेकिन अगर माँ का एचआईवी अनकंट्रोल्ड है, वो दवाइयों पर नहीं है, तो यही रिस्क 25% तक हो सकता है। तो इसलिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं करिए, लेकिन उसके पहले अपना इलाज अच्छे से कराइए, जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो लीजिए, हम्म। और अपने डॉक्टर से पूछ के कि इज इट राइट टाइम टू कंसीव, हम्म। फिर कंसीव कीजिए। ओके। अच्छा, थोड़ा सा हम बात। अच्छा, एक चीज़ और, जी। सॉरी हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। इंटरप्ट कर रही हूँ। जी। एक चीज़ और, इवन जब आप एचआईवी पॉजिटिव हैं, फिर जी। भी हम बोलते हैं कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए माँ को। ऐसा नहीं है कि आप दूध पिलाएंगे तो दूध के थ्रू वो एचआईवी चला जाएगा बच्चे को। माँ का दूध इतना अच्छा होता है बच्चे के लिए कि उसके ना मिलने से जो बीमारियां बच्चे में होंगी वो ज़्यादा सिवियर होंगी कंपेयर टू अगर वो माँ दूध पिलाएगी, तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो पाएगी। तो इसलिए इवन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में भी हम बोलते हैं कि दूध पिलाएगी माँ बच्चे को। अच्छा, मतलब दूध पिलाने से एचआईवी नहीं नहीं हो? फैलता, सिर्फ ओके। खून से फैलता है। अच्छा, ओके। अच्छा, कुछ इसमें दूध पिलाने से थोड़ा मुझे एक सवाल और याद आ गया कि जो महिलाओं को दूध मतलब आने की थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि उनको दूध अच्छे से नहीं आता, जिस क्योंकि बट उसका तो बेबी हो गया। हम्म। ऐसी महिला को क्या करना चाहिए? कोई ऑप्शन है उनके लिए, उनके बच्चे के लिए? बिल्कुल है ऑप्शंस। जी। एक तो बहुत आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जी। जो आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगी देख के, है ना। जी। तो एक तो उससे लैक्टेशन बढ़ाया जा सकता जी। है। प्लस कई बार ये होता है कि ब्रेस्ट जो होते हैं, निपल्स ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, जिसके बच्चे वजह से बच्चा नहीं पी पा रहा है दूध। जी। उसका भी करेक्शन किया जा सकता है। वो भी आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो बिल्कुल आपको बताएंगे कैसे निपल्स को करेक्ट किया जा सकता है ताकि बच्चा दूध पी ले, है ना। दूसरा, एक मिथ इंडिया में और होता है कि मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है ना। जो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर लैक्टेशन फेलियर हो या नहीं हो रहा हो दूध। यूजुअली ये हमारी एंजाइटी होती है और हम ऐसे सोचते हैं, वरना दूध जितना आप बच्चे को छाती से लगाएंगे उतना दूध बनेगा। और हमेशा आपका दूध जो है बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं है ना। तो इसलिए आपका दूध बेस्ट है अपने बच्चे के लिए, और वो सफिशिएंट है। उसमें जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो उसका प्यास या उसके भूख की केटर करना है या उसकी एंटीबॉडीज हैं, सब चीज़ आपके दूध के साथ में बच्चे को मिलती है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप अपना दूध पिलाएं। तो जी, एक एसटीडी जिसे बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, जो हम्म। सेक्स के माध्यम से फैल सकती है, हम्म। हम सबको ना अभी तक ये पता है कि सिर्फ एचआईवी है जो इसके थ्रू फैल सकता है, क्योंकि वो भी एक एसटीडी है। ठीक है, हम्म। अगर आप कॉन्डोम इस्तेमाल करोगे तो आपको एचआईवी नहीं होगा। ये हम्म। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे होते हैं, हम्म। गवर्नमेंट ऐड भी चलाती है कि आपको हम्म। कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए हम्म। इससे बचने के लिए। क्या इसके अलावा कुछ बीमारियां और भी है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता, जो हाँ, एसटीडी है इसके माध्यम से फैल सकती है? बिल्कुल। जी। गोनोरिया है, सिफिलिस है, और बहुत सारी हैं। और बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो बहुत कॉमनली, जो सफ़ेद पानी महिलाओं को चलता है, वो भी जी। एक तरह का एसटीडी है ओके। जिसके बारे में हमें नहीं पता है। हम्म। एचआईवी तो बहुत रेयर चीज़ है, हम्म। लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत सारे महिला मेरे पास ओपीडी में आती हैं एसटीडी लेकर। जी। वो जो सफ़ेद पानी जाता है वजाइना में, जो खारिश होती है, उनको खुजली होती है, वो सब साइंस हैं एसटीडी के। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच सकते हैं अगर आप कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो।